वक्फ बिल पर उद्धव की पार्टी का भी बड़ा बयान सामने आया। जमीन के घपले के लिए वक्फ बिल लाए हैं, संजय राउत कह रहे हैं। सरकार ने वक्फ की जमीन का सौदा कर लिया है। कल का अगर आप भाषण फिर एक बार सुन लीजिए, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे उनके साथी हो, मुस्लिम तुष्टीकरण का इतना बड़ा नमूना हमने इतिहास में देखा नहीं। वो हमें कहते हैं ना कि आप मुस्लिम की तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, तो आपका भाषण आप खुद सुन लीजिए अमित भाई। बैरिस्टर जिन्ना का भी ऐसा भाषण नहीं था, शहाबुद्दीन ने कभी ऐसा भाषण नहीं किया है कि हम ही मुसलमानों के मसीहा है, हम है इसलिए मुसलमान है। अब इतना ही कहना बाकी था कि हम सुनता कर आएंगे और आप हमारे साथ रहिए। ये सब जमीन का घपला है। ये बिल आने से पहले ही देश भर के प्राइम लोकेशन पर वक्फ की जो ज़मीन है उनका सौदा हो गया है ये लोगों से, और उनको एक लीगल फ्रेम में बिठाने के लिए ये बिल लाया है। संजय राउत की बात पर जरूर हमें चर्चा करनी चाहिए। देवेंद्र के पास हम चलते हैं। ये शिवसेना यूबीटी ने जब ये बिल 6 महीना पहले लोकसभा में आया था उस वक्त वॉकआउट कर दिया था। तब मुसलमान भी नाराज हुए थे और इनका हिंदू वोटर भी नाराज हुआ था कि आपने इस पर स्टैंड नहीं लिया। अब लगता है कि उन्होंने अपनी एक पोजिशनिंग की है कि क्या कहा जाए इस बिल के विरोध में। तो वो ये कह रहे हैं कि ये तो जमीनों को बड़े बड़े लोगों के हाथों बेचने के लिए सरकार बिल लेकर के आई है। देवेंद्र। हाँ बिल्कुल सौरभ, क्योंकि उनके हिसाब से अगर देखें तो जो उनकी विचारधारा रही है या जो उनका वोट बैंक रहा है उसके हिसाब से अगर वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हैं तो बहुत नुकसानदायक है। दूसरी तरफ अभी की जो पॉलिटिकल पोजिशनिंग है इंडिया ब्लॉक के साथ अगर आप हैं तो यहाँ पर अगर उस बिल के समर्थन में खड़े आ जाए तो फिर बहुत मुसीबत की बात है। और शिवसेना की समस्या, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले दल की समस्या समझी जा सकती है। कल आपने देखा भी होगा कि बार बार शिवसेना के सांसद जैसे श्रीकांत शिंदे इस बात को कह रहे थे और बाला साहब ठाकरे की बात को याद दिलाते हुए कह रहे थे कि आज अगर वो होते तो क्या अरविंद सावंत ने जो बात कही वो कह पाते, क्या इस तरह की लाइन ले पाते उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है। तो वहाँ पर एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन तो है ही उद्धव ठाकरे के लिए कि क्या करें या ना करें वाली जो स्थिति रहती है कि दिल में कुछ और है, दिमाग कुछ और कह रहा है, आपका वोटर कुछ और चाहता है, जहाँ आप खड़े हो वो कुछ और चाहते हैं और वही असमंजस नज़र आ रहा है। उससे बचने के लिए इस तरह की बात कही जा रही है। जबकि वक्त में परेल के इलाके को ही अगर आप लेके देखें तो वहाँ पर वक्त के ज़मीन से संबंधित एक बड़ा मामला सामने आया कि किस प्रकार से बहुत सारे अवैध कब्जे को लेकर रिपोर्टिंग हुई थी। बिल्कुल उल्टा ही आरोप लगा रहे हैं वो मौजूदा सरकार पर कि मुस्लिम अपीजमेंट करने पर आमदा हो गई है एनडीए की सरकार। ये आरोप संजय राउत लगा रहे हैं। तो कंफ्यूजन तो संजय राउत और उनकी पार्टी में साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको ये बता देते हैं कि राज्यसभा में पूरी तैयारी सत्ता पक्ष की तरफ से भी की जा रही है कि अपने इस बिल की जो खूबियां हैं उनको बताया जाए। और इसीलिए इस बिल की शुरुआत यानी चर्चा की शुरुआत जेपी नड्डा करेंगे। बीजेपी के 3 वक्ता यूपी से रहेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा में यूपी के 3 वक्ता शामिल होंगे और इस चर्चा की शुरुआत जो है वो करेंगे लीडर ऑफ द हाउस जेपी नड्डा। वो चर्चा की शुरुआत करेंगे और 3 जो वक्ता होंगे वो उत्तर प्रदेश से होंगे, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी का नाम शामिल है, जिसमें ब्रजलाल का नाम भी शामिल है। देवेंद्र। जी आप प्राची, अगर आप देखें तो बीजेपी के 5 वक्ताओं की जो पहली लिस्ट आई थी जेपी नड्डा के अलावा उन 5 में से 3 सांसद जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं उनको रखा गया। सुधांशु त्रिवेदी जो कि मूलतः कानपुर से आते हैं, तो कानपुर रीजन के हिसाब से आप समझा सकता है कि राज्यसभा में वैसे भी बीजेपी के सबसे अच्छे वक्ताओं में उनकी गिनती होती है। इस वक्त बिल को लेकर भी बहुत सारे फैक्ट्स के साथ लगातार वो पार्टी का और सरकार का पक्ष रखते रहे हैं। दूसरी तरफ गोरखपुर रीजन के हिसाब से देखें तो राधा मोहन दास अग्रवाल जो कि राज्यसभा सांसद है, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उनका नाम भी वक्ताओं की लिस्ट में है। और तीसरा ब्रजलाल जो कि क्योंकि पुलिस का बैकग्राउंड रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस के वो डीजीपी रह चुके हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स के साथ वो इस मसले को भी रखेंगे। तो समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से बीजेपी वक्फ अमेंडमेंट बिल को कितना महत्वपूर्ण मान रही है और इस बिल के पास हो जाने के बाद आगे उत्तर प्रदेश के जब चुनाव होंगे उस चुनाव से पहले तक के माहौल में किस प्रकार से इस मुद्दे को खूब आगे लेकर जाया जाएगा। क्योंकि यूपी की जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है, ऐसे मसले उसे बहुत ज़्यादा सूट करते हैं और वक्ताओं की लिस्ट भी उसी तरफ इशारा कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के लोगों को तरजीह दी गई है।
ये भी एक वजह हो सकती है कि वक्फ की जितनी संपत्तियां भारत में है, एक तो दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियां भारत में है, और भारत में भी सबसे ज्यादा वक्फ जो है वो यूपी के अंदर है। रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इसके अलावा जो विवाद होंगे जहां सरकार का या वक्फ के दावों के बीच टकराव होगा, वो मसले भी यूपी के अंदर ही सबसे ज्यादा उठने जा रहे हैं, जिस पर अभी सब विपक्ष हंगामा कर रहा है कि आपने कलेक्टर को ये निर्धारण करने का आधार क्यों दे दिया है। तो इसलिए भी यूपी में ये मैसेज बड़ा क्लियर रहना चाहिए कि ये बिल क्या है, ये बिल मुसलमानों के हकों को कैसे सेफगार्ड करता है और गरीब मुसलमानों की कैसी मदद करता है। ये बात यूपी में पूरी तरीके से जाए, इसलिए शायद यूपी के वक्ताओं का भी चयन किया गया। देवेंद्र।